नमस्कार दोस्तों, GS3 मेंस 2026 आज 23 ऑफ अगस्त में हो चुका है सुबह के समय 9 से 12 में। और इसमें एक पोर्शन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो इस साल आपको 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं और पहले भी 4 क्वेश्चंस के आसपास ही आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, क्या इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई रिलेशन है ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को कुछ प्रेडिक्ट कर पाए। इन क्वेश्चंस के लिए अच्छा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले जो पेपर्स हैं, जैसे मेंस 2027 में जो बच्चे लिखेंगे उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो एकदम आराम से बैठिए एंड लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वन दैट इज दिस फिफ्थ क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल्स हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंडियन फार्मर्स इन प्रोसेसिंग देयर पेरिशेबल क्रॉप्स। 2 बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना ताकि आप कंफ्यूज मत हो। मैं आपको बताऊंगा क्यों यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। Explain by giving 2 examples how biotechnology has helped the Indian farmers in processing their perishable crops, यानी कि नाशवान फसलों से। ठीक है, अब काफ़ी बार जब हम बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप्स का इंटरलिंकेज देखते हैं, हम लोग को क्या लगता है कि यहाँ पर हम बीटी कॉटन, ठीक है, या फिर मस्टर्ड का एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको यह देखना है कि आपसे पूछा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का रोल प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल क्रॉप्स में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसके ही अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या पहले भी पूछे गए हैं। तो बिल्कुल पूछे गए। 2019 का क्वेश्चन देख लो आप। बायोटेक्नोलॉजी, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। उस समय बात चल रही थी डबलिंग द फार्मर इनकम की, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। उसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी रोल था, वो पूछ लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए, वो पूछते हैं आपसे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कैसे हेल्प करेगा, फार्मर की इनकम को बढ़ाने में कैसे हेल्प करेगा। तीसरी चीज, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एलैबोरेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर हम लोग क्रॉप्स का भी देखें तो क्रॉप्स का भी रिलेशन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से रिलेट करके इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का तो बनता ही है, वो क्रॉप्स और वल्नरेबल सेक्शंस में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं इसका अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होगा। यहां पर डेफिनेटली आपको मेंशन करना चाहिए नीति आयोग एग्री बायो 2.0 2026। ये आप मेंशन करोगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इसी के रेलेवेंस में पूछा गया है। ठीक है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। यू कैन राइट कि इट इज़ अ बायोटेक ड्रिवन एग्रीकल्चर मिशन एंड टू सस्टेन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ ₹92,651 करोड़। यहाँ पे आपने एक अथॉरिटी का नाम डाल दिया, आपने एक मिशन का नाम जैसा डाल दिया कि ये प्रोजेक्ट है, और आपने इसका रैशनल डाल दिया इस अमाउंट के थ्रू। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमें लिखना है कि 2 एग्जाम्पल्स वो कौन से हैं। वो 2 एग्जाम्पल्स बायोटेक्नोलॉजी के जो कि प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल क्रॉप्स में हेल्प करते हैं फार्मर्स को। प्लस आप एग्जाम्पल्स का नाम लिख के नहीं रुक जाओगे, आप एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करोगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है जिससे कि वो पेरिशेबल क्रॉप्स को बचा के रखता है। ठीक है, अच्छा यहां पर इस पार्ट को शुरू करने से पहले आप ये भी एक छोटी सी एक लाइन लिख सकते हो कि अगर पेरिशेबल क्रॉप्स को अगर सेव कर पाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा पाते हैं, तो इससे क्या होगा, फार्मर का इनकम बच सकता है, फार्मर का इनकम इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, उसकी सेलेबिलिटी बढ़ सकती है लंबे विंडो में, मतलब लॉन्ग विंडो टू सेल द क्रॉप्स। ठीक है, लॉन्ग विंडो टू सेल द क्रॉप, ये सारी चीजें आप लिखोगे।
ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स, यू हैव टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड ऑल्सो पेरिशेबल क्रॉप्स में किस तरीके से वो हेल्प करता है। और यहाँ पर आप एक लाइन शुरुआत में लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बट ऐसा लिख दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कैसी चीज़ें लिख सकते हो? फर्स्ट, बायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। ये देखिए, ये लिखा गया है पेरिशेबल क्रॉप्स के प्रोसेसिंग के लिए, तो यहाँ पर आप तमाम चीज़ें जो मैकेनिज्म्स में है वो लिख सकते हो। फर्मेंटेशन, एंजाइम इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ दिस विल एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। इससे क्या होगा? आपको लॉन्ग विंडो मिलेगा। अगेन वही वाला जो रैशनल है कि आपको लंबे समय तक आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसका मतलब इनकम लॉस नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल बायो प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल बायो प्रिजर्वेटिव्स, वैसे तो प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं कि हार्मफुल हो, लेकिन हम ऐसे प्रिजर्वेटिव्स की बात कर रहे हैं जो कि नेचुरल बायो प्रिजर्वेटिव्स हैं। इससे क्या होगा? देयर विल बी स्लो स्पॉइलेज इन मैंगोज, टोमेटोज। ये आप एग्जाम्पल लिखो, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्रॉप्स के नाम ज़रूर लिखो जो पेरिशेबल हैं। जो पेरिशेबल है ना, उन क्रॉप्स के नाम आप ज़रूर लिखो। अच्छा, ये पहला हो गया एग्जाम्पल, इसके साथ आपने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कौन से क्रॉप्स हैं। सेकंड एग्जाम्पल, डिलेड राइपनिंग वेराइटीज, यानी कि उसको पकने में समय लगता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विलंबित पकाओ, विलंबित पकाओ। तो यहाँ पर डिलेड राइपनिंग जीन्स, जैसे पपाया में है ना, पपीता में या फिर बनाना में ये यूज़ होता है। दूसरा, लॉन्गर हार्वेस्ट टू मार्केट विंडो, लेस स्पॉइलेज, है ना, ये भी आपको कम से कम स्पॉइल होता है। इससे क्या होगा? अगेन आप ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, ठीक है। पूरी प्रॉब्लम ही यही है कि अगर पेरिशेबल हो जाता है प्रोडक्ट, पेरिशेबल हो जाता है क्रॉप, तो वो सड़ जाएगा। अगर सड़ गया तो फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, आप उसको इनकम में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेच के, ठीक है। कोई आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर कंक्लूजन, इतना आप आंसर लिखोगे काफ़ी है, ठीक है, आंसर काफ़ी है, लेकिन आप जस्ट कंक्लूजन के पहले भी एक साइकिल बना सकते हो और आप बता सकते हो कि किस तरीके से ये डिस्ट्रेस सेल में फार्मर का इनकम लॉस होता है, ठीक है। ये आपने लिखा कि डिस्ट्रेस सेल से क्या होता है कि अगर पेरिशेबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स है, अगर हाई है, मतलब कि आपको ये डर लग रहा है, फार्मर को डर लग रहा है कि ये जो क्रॉप्स हैं वो सड़ जाएंगे, तो वो क्या करेगा? वो जाके मार्केट में जो भी दाम मिल रहा होगा वो उतने में ही उसको बेच के आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल। और इस डिस्ट्रेस सेल से क्या होगा कि फार्मर इनकम लॉस होगा। ईयर ऑन ईयर उस फार्मर के पास जो इकट्ठे पैसे हैं वो और कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, अब अगर आप लिखोगे तो अब शानदार लगेगा कि बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेशंस विल रिड्यूस लॉसेस एंड रेज फार्मर इनकम्स। यहाँ पे आप अशोक डलवाई कमेटी का भी नाम लिख सकते हो, जिसने एम दिया था कि वी मस्ट डबल फार्मर्स इनकम, ठीक है, डबल फार्मर्स इनकम। तो आपके कंक्लूजन में आ गया, एक कमेटी का नाम आ गया, एक मिशन का नाम आ गया, बायोटेक इनोवेशंस की वजह से क्या होगा, ठीक है। आपने प्रॉब्लम दिया, सोल्यूशन दिया, कमेटी का नाम लिखा और आपने मिशन लिखा। इतना काफ़ी होता है आपके कंक्लूजन के लिए, तो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन कौन सा था? वो था बायोटेक्नोलॉजी का, ये है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, और आगे देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी का भी मिलेगा हमें क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड अ थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता करना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोटोटाइप FBR at Kalpakkam, explain the term criticality, explain the term criticality। और ये तो पहला हो गया, ठीक है, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा क्या है? what are its implications for clean energy future of our country। अब कोई अगर कहता है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आप अपने आंसर को कितनी अच्छी तरीके से लिख के आते हो। देखिए
अगर आपको डिफरेंसेस पता है, क्लियरली पता है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या डिफरेंस है, तो बहुत अच्छा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है और आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोटाइप FBR बना है एंड दिस इज द 3 स्टेज न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिया। ठीक है, गिवन बाय होमी भाभा। ठीक है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते होगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं ताकि हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ जा सकें। ठीक है, अगर आपने ये 3 स्टेज न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपने एक डायग्राम या फिर एक फ्लो चार्ट आप अगर बना दो जिसमें कि आप तीनों स्टेजेस को क्लियरली लेबल करके मेंशन करो कि किस तरीके से हम लोग स्कार्स यूरेनियम रिसोर्स से एबंडेंट थोरियम रिसोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही सही आप लिख चुके होगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर अच्छे से आप बिल्कुल बना सकते हो। इंट्रोडक्शन आपने लिखा, उसके बाद आप लिखो कि क्या इसका फ्लो चार्ट है 3 स्टेज वाला, और उसके बाद अपना आंसर शुरू करो। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से क्या फायदे हैं। ठीक है, 1-2 फायदा लिखा, और थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या फायदे हैं, या फिर कौन सा ज़्यादा एडवांटेजियस है। एक कॉन्ट्रास्टिंग इंट्रोडक्शन भी लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए कई बार हम लोग चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम डायग्राम्स बना पाएँ। अगर डायग्राम्स नहीं बना पा रहे हो, जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, टेक्निकल हो सकता है, तो लेकिन हम वहाँ पर क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, मैकेनिज्म्स बना देंगे। ठीक है, वो आपको अगर बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता है तो। ठीक, चलिए, एसोसिएटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी आए हैं? यस सर, आए हैं। देखते हैं, 2017 में पूछा गया था, गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम। देखिए सर, ये तो पहले से ही आया हुआ क्वेश्चन है ना, मतलब 2017 का क्वेश्चन देखकर किसी ने अपने नोट्स बना लिए होते तो उसको ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। ठीक है, उसमें वो क्रिटिकलिटी के बारे में भी लिखता, उसमें वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर के बीच में डिफरेंसेस भी जानता। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन है ये भी उसमें फिट हो जाता। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं, विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। पहला, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स, ऐसी कौन से फैक्ट्स एंड फियर्स आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, ये 2 क्वेश्चन लिखते अगर आपके पास नोट्स में ये क्वेश्चन आपने लिखे हुए होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को आंसर करने में। ठीक है, मेंस 2026 में एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन ही आया है, बस वहाँ पर एक एक्स्ट्रा PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम का है वो बस इंटीग्रेट किया है, CA इंटीग्रेशन। बाकी सारी चीज़ें आप अपने स्टैटिक नॉलेज से लिख सकते हो। चलिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव बता दिया, FBR और थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कॉन्ट्रास्ट में लिख सकते हो। उसके बाद 3 स्टेज न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में लिख सकते हो, उनको किसने डेवलप किया था उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर आप PFBR के बारे में ही लिख दो। जो PFBR कलपक्कम है, इट गॉट इट्स क्रिटिकलिटी अप्रैल 2026। अब ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये CA बेस्ड इंट्रोडक्शन है। CA का क्या मतलब, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। वो वाला क्या इंट्रोडक्शन था जो आप FBR और उसको कंपेयर कर रहे थे थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर को, वो होता स्टैटिक बेस्ड। ठीक है, मतलब आपको स्टैटिक नॉलेज है, कहीं भी FBR वगैरह का आ रहा है मैं उसको लिख दूंगा। कौन सा बेटर है सर? दोनों ही बेटर हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स के नॉलेज को डिस्प्ले कर पाते हो तो वो और भी अच्छा है। जैसे आपने बता दिया कि अप्रैल 2026 में अपनी क्रिटिकलिटी अटेन कर चुका है। दूसरा, आपने ये भी बताया कि इट इज़ द सेकेंड कंट्री आफ्टर रशिया विथ FBR। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर में आना है, तो सबसे पहले क्लियर कट आपको डायरेक्शन दिया है, यहाँ पर तो कोई 2 राहें ही नहीं है। हमें समझ में आ जाता है कि भाई उसने पूछा है कि डिस्टिंग्विश करो किसके बीच में, FBR
वर्सेस थर्मल रिएक्टर। ठीक है, और मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि आपको अगर डिफरेंसेस पता है तो आप लिखोगे, लिखना चाहिए तो आपको हमेशा एक टेबुलर पैटर्न में ही लिखना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे FBR, यहां पे लिखोगे थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, और यहां पे आप अपना पॉइंट्स लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो क्या क्या है पॉइंट्स? सबसे पहली बात, FBR का फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं U-238 से प्लूटोनियम, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239, ये वर्सेस स्लो न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स आपके थर्मल रिएक्टर में, नेचुरल यूरेनियम यूज होता है। ठीक है, कूलेंट कैसा होता है? तो सोडियम कूलेंट होता है FBR में, वर्सेस हेवी वाटर बीइंग यूज्ड इन थर्मल रिएक्टर्स। उसके बाद प्रोड्यूसेस मोर फ्यूएल दैन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, प्रोड्यूसेस मोर फ्यूएल दैन इज कंज्यूम्ड। क्रिटिकलिटी अटेन करता है, सेल्फ सस्टेनिंग चेन है, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज अचीव्ड, ये एक्चुअली यही क्रिटिकलिटी है। ठीक है, एंड देन इट इज प्रिकर्सर टू पावर जनरेशन। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। देखिए, मैं आपको पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ, आप उसको टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हो। इससे अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको भी लिख सकते हो, लेकिन ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी है लिखना। अगर आपके पॉइंट्स में नहीं मिलते हैं ये, तो बाकी सारे पॉइंट्स का कोई उतना खास मतलब नहीं रहेगा। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है? स्टेज 3 थोरियम पाथ। अब यहां पर भी अगर आपने पहले मिस कर दिया तो आप प्लीज़ यहां पर लिख दो, इतना तो आपको लिखना बनता ही है, यूरेनियम स्कार्सिटी में है और एबंडेंस थोरियम की है। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू लीड टू एनर्जी सिक्योरिटी। हम लोग यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। बहुत सारे एनर्जी पाथवेज हैं, उनके कंपैरिजन में भी डाल सकते हो आप। यहाँ पे कन्वेंशनल फ्यूल्स के बारे में बात कर सकते हो, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात कर सकते हो, बता सकते हो किस तरीके से वो एमिशंस क्रिएट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। उसके मुकाबले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। एंड यहाँ पर एक हमें सेफ्टी विजिलेंस इज स्टिल नीडेड। देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारा खतरा भी आता है। जो खतरा है वो हो सकता है कि इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें एडिक्वेट सेफगार्ड की ज़रूरत है। ठीक है, सेफगार्ड की ज़रूरत है, मतलब कि चाहते हैं हम कि ऐसी जगह पे हो जहाँ पर वो रेसिडेंट्स उतने ज़्यादा नहीं हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो। ठीक है, ऐसी जगह पे हो जहाँ पर हाई डिज़ास्टर का रिस्क ना हो। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल सेफगार्ड्स भी होने चाहिए कि अगर कुछ मिसहैप होता है, कुछ मिसहैप कैसा, आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स बहुत तरीके के होते हैं, फिर तो ये न्यूक्लियर डिज़ास्टर है। आप जापान का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आपको इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का नाम देना है तो आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात कर सकते हो, और इन दोनों के रैशनल पे आप बोल सकते हो कि इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ आप इसको इस्टेब्लिश करो। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। समझ आई बात? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन है, मेंशन सेलिएंट फीचर्स ऑफ मिशन दृष्टि, डिस्कस द इमेजिंग टेक्निक्स यूज्ड इन द सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन 3 मई 2026, why it is being considered world's first satellite of its kind। ठीक है, तो ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, ये है 15 नंबर का। ठीक है, इसमें क्लियर कट दे रखा है। पहला आपको बताना है फीचर्स ऑफ मिशन दृष्टि, दूसरा आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से तरीके के इमेजिंग टेक्निक्स हैं, तीसरा आपको बताना है कि वाई इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स काइंड। तीनों चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मिशन दृष्टि गैलेक्साई अबोर्ड स्पेसएक्स फैल्कन 9, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, इसका जो कोलैबोरेशन है। देन दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट। यहाँ पर आपको दो टर्म्स दिखेंगे, EO प्लस SAR। ठीक है, EO प्लस SAR। तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि आपने ये इंट्रोडक्शन लिखा, आपने मिशन का नाम लिखा, आपने उसका कोलैबोरेशन लिखा।
ठीक है, आपने उसके विशेषता लिखी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट है। फिर आपने बताया कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट इज लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, EO+SAR इसके बारे में लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्टोसार। अभी हम समझेंगे EO और SAR एक्चुअली में है क्या। ठीक है, EO क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, और SAR है सिंथेटिक एपर्चर रडार। सिंथेटिक एपर्चर रडार, उन दोनों को मिला के ऑप्टोसार बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक चीज जो आप डायग्राम में पहले ही बना चुके होंगे वो है EO+SAR। यहां पर आप छोटा सा आप लिख सकते हो, छोटा सा आप लिख सकते हो कि यहां पर आपको कलरफुल इमेजेस मिलेंगे। देखिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का ये काम होता है कि वो सन के जो रेज हैं वो जब ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन से वो कलरफुल इमेजेस बनाता है। लेकिन सर ये नाइट के समय, मतलब रात हो गई है, जब लाइट शाइन नहीं कर रहा है, तो ये एक ब्लाइंड अपीयरेंस देगा, मतलब आपको नहीं पता लगेगा इसके थ्रू कि क्या चीज़ें कहाँ पर है। वहीं पे सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो काम आ जाता है। ठीक है, इट वर्क्स इन नाइट टाइम ऑल्सो। देखिए यहाँ पर है ना, सिंपल एक कोरिलेशन है, जैसे कि बैट इको लोकेशन यूज़ करते हैं ना, वो ब्लाइंड होते हैं लेकिन वो इको लोकेशन, मतलब कोई वेव फेंकते हैं और फिर वेव जब वापस आता है तो उसको रिसीव करते हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रडार ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको नाइट टाइम हो डे टाइम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इट इज़ जस्ट गोइंग टू सेंड वेव्स, जैसे रेडियो वेव्स फेंक सकता है और उससे डिटरमाइन कर सकता है कि क्या लोकेशन कौन सी चीज़ के हैं। तो ये दोनों जब साथ में काम करते हैं, दोनों ही साथ में काम करते हैं। ठीक है, मतलब जब डे लाइट हो तो कलरफुल इमेजेस हैं आपके पास, नाइट टाइम है तो आपके पास एक सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आउटलाइंस है, तो ये बनाता है ऑप्टोसार। इसीलिए ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में था। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, ये 190 kg का है, सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट। अब इस पे ऑन बोर्ड AI है। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखोगे NVIDIA जेटसन ओरिन, और इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन है। और इसके फीचर्स लिखोगे इसरो और NSIL का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। ये सारे इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। तो सेलिएंट फीचर्स पूछा ही था, ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डिमांड आपका हो गया आंसर, डिमांड 1 आंसर। दूसरा आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी इमेजिंग टेक्निक्स हैं, तो यहाँ पर आपने ये जो डायग्राम बनाया था इसी को रेफर करते हुए आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, जिसका हाई रेजोल्यूशन विजुअल होता है, वो डे लाइट में काम करता है। दूसरा सिंथेटिक अपर्चर रडार विच पेनिट्रेट्स क्लाउड्स एंड डार्कनेस। अच्छा, वो जब क्लाउडी वेदर होता है तब भी वो EO काम नहीं करेगा, तब सिंथेटिक अपर्चर रडार अपना काम करेगा। तो इन दोनों को करके ये होता है फ्यूज्ड ऑप्टोसार, दैट इज हैविंग 1.8 मीटर रेजोल्यूशन एंड वर्क्स इन ऑल वेदर। तो यहाँ पर आपने डिमांड 2 को भी आंसर किया, डिमांड 1 को भी आंसर कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई इट इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट। तो यहाँ पर आप ये हेडिंग डिमांड 3 के लिए दे रहे हो, डिमांड 3 के लिए आपने ये हेडिंग दी। और EO+SAR इट इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म। देखिए, विशेषता इसी में है कि ये दोनों चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म में लेकर आ रही है। अलग अलग वो दोनों काम अपनी विशेषताएं कर सकते हैं, फंक्शंस कर सकते हैं, बट एक ही प्लेटफॉर्म पर आए तो बात बड़ी हो जाती है। इट इज़ नॉट सेपरेट सैटेलाइट्स बट ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। दूसरा, इट ओवरकम्स ऑप्टिकल और सार ट्रेड ऑफ साइमल्टेनियसली। ठीक है, उन दोनों के बीच में कि या तो आप ऑप्टिकल वाला यूज़ करो, EO यूज़ करो, या तो आप सार को यूज़ करो। उन दोनों के ट्रेड ऑफ को वो हटा देता है, मतलब आप उनमें से एक को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को साथ में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमने डिमांड 3 भी आंसर कर दिया। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है कि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई इधर उधर नहीं करना है आपको, आपको समझना है कि आपसे क्या पूछा है। एक बार आप समझ गए, आपको आता है तो आप लिख दोगे, नहीं आता है तो देयर इज़ नॉट मच यूज़ बीटिंग अराउंड द बुश, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे क्वेश्चन को जाके और अच्छा अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हाथ पैर मारोगे, जब नहीं आ रहा तो फिर किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कंक्लूजन में क्या करेंगे, कंक्लूजन में आप लिखेंगे इट बूस्ट्स इंडियाज प्राइवेट स्पेस कैपेबिलिटी।
ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस के बारे में लिख सकते हो कि अब ये जो हमारे पास आ गया है, हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखो, उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में कुछ आया है, उसका कुछ वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, उसका इंडिया के रिस्पेक्ट में इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, और उसका कुछ एप्लीकेशन क्या है। अगर मैं किसी भी टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर मैं ये फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ तो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बस टेक्नोलॉजी का नाम लिखिए, उसका लिस्ट बनाइए, हर टाइप की टेक्नोलॉजी का जो भी न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स से रिलेट करिए, उसका वर्किंग मैकेनिज्म लिखिए, उसका इम्प्लीकेशंस लिखिए इंडिया पे, और उसके क्या एप्लीकेशन है वो लिखिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन में देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशंस लिख सकते हो आप डिफेंस के बारे में, एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प होगा, ये सब आप लिख सकते हो। अब फ्यूचर चैलेंजेस भी आप ये कर सकते हो कि स्केलिंग और डेटा सिक्योरिटी की भी तो बात आती है ना, कि आप किसका डेटा इनपुट ले रहे हो, तो ये आप कंक्लूजन में लिखोगे, ठीक है। तो दिस इज योर 15th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दिस इज फ्रॉम योर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अब ये देखिए, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछा है, पहले भी पूछा है, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप देखोगे सारे ही आपके लगभग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है, आपको बस करंट अफेयर से चुनना था और अपनी स्टैटिक नॉलेज को उसमें लगाना था, इंटीग्रेट करना था, बस। अब देखिए, व्हाट इज एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशंस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब देखिए, जो हमने फ्रेमवर्क किया था उसी में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस, रिस्क, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद एजेंटिक एआई सिस्टम्स। जब आप वर्किंग जान जाओगे तो आपको एडवांटेज, रिस्क और चैलेंजेस सारे पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं, वी हैव टू इंट्रोड्यूस। ये देखिए 2023 में ये आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम एसोसिएटेड PYQs देख रहे हैं। यू हैव टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्यों नहीं हम ये प्रिपेयर करके जाएंगे, एजेंटिक एआई भी प्रिपेयर करना बनता ही है फिर। हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। ये देखो कितने अच्छे से लेयर किया है। सबसे पहले आपसे पूछ लिया है कि आप कॉन्सेप्ट बता दो, ठीक है, फिर आपसे पूछा है एप्लीकेशन बता दो, फिर आपसे पूछा है कि इसका एक एथिकल डायमेंशन बता दो, ठीक है। तो ये पूछा है आपसे यहाँ पे 2023 में। अब हम क्या कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, देखिए करंट अफेयर्स बेस्ड, अगर आपको करंट अफेयर याद है इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगर रिसेंटली कुछ आया है और आपको एकदम चमक गया, तो आप उसको लिख डालो। जैसे यहाँ पर आप माइटी इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, ये नवंबर 2025 का था, और एआई इम्पैक्ट सबमिट जो फरवरी 2026 का था, ठीक है, वही वाला केस जो बहुत फेमस हुआ था फॉर सम रीजंस, है ना, तो वो आपको लिख देना है। फिर एजेंटिक एआई ऑटोनोमस एक्शन टूवर्ड गोल्स, नो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर आपको एजेंटिक एआई का डेफिनेशन लिखना है। एजेंटिक एआई क्या होता है, एजेंटिक एआई में बस आप उसको ऑब्जेक्टिव बताइए, वो अपने से सीखेगा, परसीव करेगा, उस टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और उससे जो फीडबैक मिलता है वो अपने प्रोसेस को लर्न करके और ज़्यादा रिफाइन करता चला जाएगा। मतलब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देना है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोनोमस, मतलब वो खुद से काम करेगा, आपको बीच में इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एथिकल डायमेंशन आता है कि अगर उसके पास पूरी ऑटोनॉमी है तो ह्यूमन के पास पूरी एजेंसी नहीं है, मतलब ह्यूमन अपने कंट्रोल या इंटरवेंशन बीच में नहीं करता, ठीक है। ये पूरा ही ऑटोनॉमी वाला एक्शन है जो कि मशीन पे डिपेंडेंट है, ठीक। अब बॉडी पार्ट में आ जाते हैं। आपसे पूछ रखा है वर्किंग और एप्लीकेशंस, आप लिख सकते हो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनकी प्लानिंग, मेमोरी और टूल यूज़। व्हाट डज इट डू, इट ब्रेक्स गोल्स इनटू सब टास्क, उनको एग्जीक्यूट करता है वाया APIs, और उसका फीडबैक रिफाइनमेंट बार बार वो करता रहता है टिल
it achieves its own set of perfection abilities. एप्लीकेशंस क्या है? आप एप्लीकेशंस तमाम टाइप की इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें आप इसका एप्लीकेशन लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने दे रखा है एंटरप्राइज ऑटोमेशन, बैंकिंग सेक्टर 52% डिप्लॉइंग एजेंट्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शन. अब फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैंकिंग चैनल्स में. ठीक है, आपने कभी ट्रांजैक्शन किया और आपका जो पैसा है वो किसी गलत अकाउंट में चला जाता है, या फिर आपको कोई डिजिटली बोलता है या फिर फ़ोन करके बोलता है कि आप इतने वाले नंबर पे आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो वहाँ पर क्या हम एआई का यूज़ कर सकते हैं? तो आप उसका आंसर लिख सकते हो कि फ्रॉड डिटेक्शन में डेफिनेटली हेल्प कर सकता है. वो पैटर्न समझेगा और उसमें फिर वो प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज, आईटी, सॉफ्टवेयर, ये सब एग्जांपल्स एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस, कि एडवांटेज क्या है. एक तो है स्पीड का. ठीक है, कोई भी ह्यूमन इतने स्पीड पे तो काम नहीं कर सकते, हमें बहुत साल लग जाते हैं अपनी गलतियों से सीखने में, और एआई, एजेंटिक एआई बहुत फास्ट कर सकता है ये, और स्केल पे काम कर सकता है. ये कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, जो हो सकता है कि 10-12 लोग मिलकर एक महीने में करते, ये कुछ ही दिनों में करके दे देगा आपको. फिर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत वाइड हो सकती है एंड एक्सेसिबिलिटी भी. तीसरी चीज़ एडेप्टेबिलिटी एंड इट रिड्यूसेस ह्यूमन इंटरवेंशन. अब ये तो एडवांटेजेस हुए, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी आपको लिखने हैं. डिसएडवांटेज या फिर ये आप लिख सकते हो कि रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है. ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एजेड सॉर्ड. टेक्नोलॉजी इज़ अ बून, कैन बी अ बून और इट कैन बी अ बेन. ठीक है, दोनों ही हो सकता है. तो यहाँ पे रिस्क और चैलेंजेस क्या क्या है. पहली बात, रिलायबिलिटी, वो हैलुसिनेट करता है. मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है कुछ सोचने में, या फिर आपको बार बार गलत आंसर्स दे रहा है. जो आप पूछ रहे हो वो बार बार एक ही लूप में अटका पड़ा है, तो उसकी रिलायबिलिटी कितनी है. ठीक है, दैट इज़ अ रिस्क. सेकेंड, गवर्नेंस गैप्स, लैक ऑफ रिस्क फ्रेमवर्क्स, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो गया, उसके वजह से अकाउंटेबिलिटी भी कम हो गई. अकाउंटेबिलिटी क्या, आप मशीन के वर्किंग की अकाउंटेबिलिटी किस पे ब्लेम करोगे, है ना. तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट लिख सकते हो. फिर वीक एनफोर्समेंट है. ये सारे चीज़ें रिस्क एंड चैलेंजेस. अब कंक्लूजन में, ट्रांसफॉर्मेटिव, ऑटोनमस, गोल ड्रिवन इंटेलिजेंस के लिए हमें एजेंटिक एआई को यूज़ करना चाहिए. ठीक है, हमें क्या चाहिए, वी नीड रोबस्ट गवर्नेंस टू एड्रेस व्हाट काइंड ऑफ गैप्स, जो रिस्क हमने पहले ही लिख दिए थे, हमने रिलायबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो गैप्स हैं इनको हमें फिलअप करना पड़ेगा. और इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये पूरा आपके 4 क्वेश्चंस थे. ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट मेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ आप क्या करोगे. टेक्नोलॉजी, ठीक है, करंट अफेयर्स, मैकेनिज्म, चलो आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इंडियाज रोल या इम्प्लीकेशंस, और इसके एप्लीकेशंस. ऐसे करके आप लिस्ट बनाओ. बाय द टाइम आप पूरे साल के जो करंट अफेयर्स इस लिस्ट में बना दोगे तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर आपको चाहिए आप एक और कॉलम ऐड करके वहां पर उसका एक डायग्राम या फिर एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो. इस तरीके से आपको नोट्स बनाओगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ठीक है, और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें टॉप एजुकेटर्स के साथ तैयारी करनी है, आप बिल्कुल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो. और अभी एक बहुत अच्छा ऑफर आ रखा है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो. दिस इज़ फ्री एक्सटेंशन अप टू 6 months. ठीक है, तो प्लीज़ गेट इन कॉन्टैक्ट विद द टीम इफ़ यू वांट टू एक्सेस दीज प्लस कोर्सेज. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. आप अपने तरफ से ओपिनियन बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.